हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कोलिजन थ्योरी के बारे में डिस्कस किए थे। कोलिजन थ्योरी में बच्चों हम लोग ये देखे थे कि रिएक्शन जो होता है कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू प्रोसीड करता है। मतलब ये कि कोई भी जब रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं बच्चों, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के दौरान क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक्चुअली कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन बहुत कम ऐसा कोलिजन था जिससे डायरेक्टली प्रोडक्ट कन्वर्ट हो पा रहा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि अगर बहुत ऐसा कम कोलिजन है जिसके थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हमारा कोशिश ये होगा कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जितना एनर्जी अचीव हुआ था कोलिजन के थ्रू, उसी में हम लोग क्या करें बच्चों, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे, जिसके कारण वो एनर्जी बैरियर को क्या करता बच्चों, क्रॉस कर जाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या था बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वैरी करता है। तो हम लोग पहले एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों, फिर हम लोग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो हम लोग टॉपिक दे रहे हैं बच्चों कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारा हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और इसका नोटेशन जो है बच्चों, वो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, ई ए से। ए का मतलब एक्टिवेशन और ई का मतलब होता है एनर्जी। तो ये हमारा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि आखिर ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम लोग बच्चों थोड़ा बहुत कोलिजन्स में भी पढ़े थे कि नॉन इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बाहर से एनर्जी बच्चों हम लोग सप्लाई करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखे बच्चों, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओवर एवरेज एनर्जी टू मेक देयर इफेक्टिव कोलिजन या टू मेक देम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोवाइड किया जाएगा। किस बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं कि जितना उसको कोलिजन से एनर्जी मिला था, उसी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के वो लायक बन जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले आप लोग भी लिख लें साथ साथ। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू reactant molecule given to reactant molecule above their average energy above their average energy to participate them in the reaction या बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं और टू मेक
इफेक्टिव कोलिजन, टू मेक इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच्चों हम लोग सप्लाई करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी देंगे बच्चों कि रिएक्टेंट का जो एनर्जी होगा उस रिएक्शन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का उसको क्रॉस कर जाएगा और वो सारा का सारा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पाएगा। तो इस चीज को और हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों। ठीक है, ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या आएगा, एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। और ये ऐसा ग्राफ गैसियस स्टेट में भी हम लोग ड्रॉ किए हैं बच्चों। अब देखें ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके किसके बीच का ग्राफ है। तो ये बच्चों जो ग्राफ है हमारा वो हो जाएगा एनर्जी का, ये है हमारा एनर्जी। और ये एनर्जी हम लोग किसका लेंगे बच्चों, रिएक्टेंट का, ध्यान रखिएगा ये एनर्जी किसका है, रिएक्टेंट का होगा। ठीक है, और इधर जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, FOM, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों तो ये ग्राफ का जो शेप आता है वो कुछ इस तरीके का आएगा, बेल शेप्ड ग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं, घंटी के जैसा होता है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा ग्राफ आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम अगर एक रिएक्शन मान लेते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये किसमें चेंज होगा बच्चों, प्रोडक्ट में। ध्यान से समझें इसको थोड़ा। अब ये रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, प्रोडक्ट में। अब यहाँ से देखें होगा क्या, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए होंगे, तो कोलाइड करने से इसको एनर्जी मिला होगा। लेकिन अगर एनर्जी इस रिएक्शन के जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कोलिजन थ्योरी में, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर ये उसको नहीं मिल पाया है तो वो मॉलिक्यूल बच्चों कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वैल्यू तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए फिक्स हो जाएगा, ये क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, अब सोचें कि हम मान लेते हैं ऐसा, एनर्जी ग्राफ पे ही ये कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगा आपको बच्चों। तो मान लीजिए कि एनर्जी ये जो है ET वाला, वो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे है, तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा बच्चों, ET हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया, ET। मतलब कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी जब तक कोलिजन के थ्रू यहाँ तक नहीं आ जाता है तब तक वो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए कि ये एनर्जी जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से ये सो रहा बच्चों कि इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अब कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये लाइन अगर हम लोग इस साइड ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो ये यहाँ पे आके कट करेगा बच्चों। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कट करते हैं तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा बच्चों, आपको यहाँ से ये देखने को मिला कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ्रैक्शन है बच्चों, उसका एनर्जी जो है या तो ET के इक्वल है, या तो ET के इक्वल है या उससे ज्यादा है। तो वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे बच्चों। अब देखिए मात्र इतना सा मॉलिक्यूल अभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा होगा, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि और मॉलिक्यूल्स को संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम अगर सोच ले ये जो वैल्यू है बच्चों ये मैक्सिमम फ्रैक्शन होगा, ये क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब सोचें कि ये फ्रैक्शन पूरा का पूरा अगर प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट करें तो इसका तो यही मतलब होगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी है बच्चों, इस पूरे मॉलिक्यूल का एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इधर आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा, अगर उसी को आगे बढ़ाते हुए इस ग्राफ पे आ जाएंगे और परपेंडिकुलर पे चले जाएंगे तो बच्चों की उस फ्रैक्शन का एनर्जी मिल जाएगा। अब देखें ये जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उसका जो एनर्जी है बच्चों अभी ये यहाँ पे है, इस लेवल पे है। और इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को अगर
रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है या प्रोडक्ट बनाना है, तो इसका एनर्जी यहाँ पे आना चाहिए होगा बच्चों, या इस रीजन में आना चाहिए। तो अब ये आएगा कैसे? इसका मतलब हमको इसको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? अगर मान लें कि हम वैल्यू से दिखाएं ये 2 किलो जूल है, और ये अगर मान लें 6 किलो जूल है, तो आप बताएं बच्चों ये 2 है और ये 6 है, तो 6 पहुंचाना होगा, 6 से ज्यादा पहुंचाना होगा, तो इसको हमें क्या करना होगा, और अभी 4 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी, और यही हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देख ले बच्चों, यहाँ से पता चल गया हमको कि एक्टिवेशन एनर्जी है। ये जो वैल्यू बच्चों इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसको तो हम लोग समझाने के लिए लिए सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि ये जो आ गया एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ से क्या पता चला बच्चों कि किसी भी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, किसी भी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, वो आपको पता चल रहा है कि वो किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट के एनर्जी के बीच का जो गैप होगा बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ये हमेशा ध्यान देंगे कि अगर आपको कभी भी किसी रिएक्शन के लिए ग्राफ बना के दे दे और कहे क्या कि बताइए इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, तो आप क्या देखेंगे, उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का एनर्जी बच्चों, और उस रिएक्शन का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट जो था, उसके बीच का जो गैप होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे लिखे बच्चों ये, तो ये एक्चुअली क्या है, ईटी, और माइनस क्या हो जाए बच्चों, ई आर, ठीक है। ई आर क्या है, ई आर है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एनर्जी है। तो यहाँ से ये आ गया बच्चों। अब अगर कोई कहता है कि किसी रिएक्शन का अगर आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी ही निकालना पड़ जाए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी रिएक्शन का क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, और प्लस करना होगा ई आर। ई आर का मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन का जो एनर्जी था। तो इससे हमें रिएक्शन का क्या पता चल गया बच्चों, ईटी पता चल गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप यहाँ से एक बात ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमें किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ पे देखना होगा, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि वो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड स्टेट या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच का एनर्जी गैप होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पूरा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब बात आता है कि सोचें कि जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले मॉलिक्यूल्स का संख्या उतना कम होगा। मतलब रिएक्शन का रेट जो होगा बच्चों, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लिया आर से पी में ये गैप इतना है, मान लिया कोई दूसरा रिएक्शन लेते हैं उसमें गैप ये और बढ़ गया, इसका मतलब उसमें और कम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उसका रेट ऑफ से बच्चों क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें ये पॉइंट, आप ध्यान से लिख भी लें कि हायर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये बच्चों क्या है, हायर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम इसका उल्टा लिखें कि लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये सारी बात हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर पे कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी से हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट भी डिफाइन कर सकते बच्चों। तो हम समझते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी में ग्राफ बनाते हैं। जो भी हम लोग ग्राफ की बात कर रहे थे ना, तो एक रिएक्शन लेंगे एक्सोथर्मिक, दूसरा रिएक्शन इंडोथर्मिक, उसका हम आपको ग्राफ बना देंगे, आपको उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जज करना, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट अभी करते हैं उस ग्राफ को। तो हम लोग नेक्स्ट अब जो देंगे बच्चों टॉपिक, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। इन दोनों रिएक्शन का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ देख लेते हैं। अब जैसे देखें, अगर हम पहला आपको एक्सोथर्मिक का ग्राफ समझाएं,
एक्सोथर्मिक। ये सब बच्चों ग्राफ आपको सेलेक्ट करने भी आएगा कि कोई ग्राफ बना दे देगा, कहेगा बताइए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। तो हम लोग रिएक्शन के ग्राफ से कैसे पता करते हैं? तो पहले तो आपको ध्यान होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है बच्चों जिसमें एनर्जी रिलीज होते हैं या हीट रिलीज होते हैं, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसके लिए इंथैल्पी का चेंज क्या आता है बच्चों? नेगेटिव आएगा। और अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपको ध्यान हो तो इंथैल्पी जो होता है बच्चों वो प्रोडक्ट का हीट और रिएक्टेंट के हीट का डिफरेंस होता है। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इंथैल्पी एक्चुअली हीट का ही एक फॉर्म है, हीट को ही हम लोग बोलते हैं या एनर्जी को बोल सकते हैं आप। ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हम इसको देखें तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्ट का एनर्जी और रिएक्टेंट का एनर्जी में क्या डिफरेंस है? तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा बच्चों, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसी से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को सेलेक्ट करते हैं कि ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है या फिर एंडोथर्मिक का ग्राफ है। अब मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दिया हुआ और उसमें रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा दिखा रखा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम दिखा रखा, तो आप समझ जाए कि ये ग्राफ क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। जैसा कि हम देखें यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से देखें इसको। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों किसके किसके बीच बनाएंगे? तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे एनर्जी में चेंजिंग आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे आप? रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी, आप सीधा एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या बोले थे आपको कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बच्चों क्या बताया गया आपको कि रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगा। तो मान लीजिए कि अगर हम इसको रिएक्टेंट का एनर्जी मानते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट का एनर्जी इससे कहीं कम ही होगा, तभी तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। तो मान लें कि ये प्रोडक्ट का एनर्जी का लेवल ये है, ये हमारा क्या बच्चों? प्रोडक्ट है। अब अगर हम मानते हैं यहाँ पे कि ये R से P में एक रिएक्शन जा रहा है, R से P में एक रिएक्शन जा रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी तो बच्चों मार्क कर दिए इस व्यू से, ठीक है, कि रिएक्टेंट ज्यादा होता है प्रोडक्ट कम होता है। अब बात आता है ये कि चूंकि हमको पता है कि हर एक रिएक्शन के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहा होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी से तो ज्यादा ही रहा होगा। तो मान लीजिए कि ये कोई फिक्स लेवल है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते रहें। ये हमारा है रिएक्शन का मिनिमम एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट का एनर्जी इस लेवल को टच नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में नहीं बना पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा बच्चों। तो अब सोचें कि ये रिएक्टेंट यहाँ पहुंचा, इसको जाना है यहाँ, मतलब ये जो गैप क्रिएट हो रहा बच्चों, तो रिएक्टेंट की एनर्जी का आपको बढ़ा के इस लेवल पे पहुंचाना होगा, और इस लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको देखिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी का गैप होगा बच्चों, इसी को तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोले थे। यही तो हम अभी पीछे सीख के आए थे कि रिएक्टेंट और ईटी के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी एफ लिख रहे हैं, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। अब देखें कि ये जो ग्राफ होगा ये इतना जैसे एनर्जी आप देंगे ना कि रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ के कहाँ चला जाएगा? एक्टिवेटेड स्टेट पे। उसके बाद ये जैसे यहाँ आएगा तो इसका एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा और धीरे धीरे करके ये क्या करेगा बच्चों? प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा, और जैसे से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इसका धीरे धीरे एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? घटने लगेगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो गया, ये फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोडक्ट से वापस हमको रिएक्टेंट में जाना बच्चों, तो कोई भी जो चेंज होगा वो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही होगा। इस पॉइंट को
क्रॉस करते हुए होगा, इसको हम लोग बच्चों नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये कि ट्रांजिशन स्टेट अगर आपको याद हो तो इसमें हम यही बताए थे कि ये ऐसा स्टेट होता है जहां पे बॉन्डिंग रीअरेंजमेंट होता है, कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब रिएक्शन स्टार्ट यहीं से होता है, यहाँ पे भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं पता है, ई ए बैकवर्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ई ए बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम डेल्टा एच निकालें, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, डेल्टा एच बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का गैप है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के गैप को हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं। अब सोचें कि डेल्टा एच अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में निकालें तो आपको यहाँ से क्या लग रहा कि डेल्टा एच जो होगा वो इस एनर्जी गैप में, ये जो एनर्जी गैप दिया हुआ है, अगर हम इस एनर्जी गैप में और ये एनर्जी गैप घटा दें तो भी तो यही गैप मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है और यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये वाला गैप कैसे निकलेगा, तो ये एनर्जी और ये एनर्जी में घटा दें। अब बात आता है किसमें किसको घटाएं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा बताएं कि यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव आना चाहिए, तो निगेटिव आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम वाले वैल्यू में ज्यादा वाले वैल्यू को माइनस कर देना होगा। देख लें तो ये फॉरवर्ड वाला कम है और बैकवर्ड वाला क्या एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये आ गया डेल्टा एच रिएक्शन। तो ये यहाँ से हमें पता चल गया बच्चों, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। सेम तरीके से अगर हम ग्राफ इंडोथर्मिक के लिए बनाएं तो इंडोथर्मिक के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक का जो ग्राफ होगा वो हम लोग यहाँ सेकेंड में बना लेते हैं बच्चों, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक, अब देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा बच्चों उसका इंथैल्पी चेंज जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, और इंथैल्पी सबके लिए वही होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा बच्चों ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट का एनर्जी कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि इंडोथर्मिक का ग्राफ है या एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। अगर इंडोथर्मिक हुआ तो प्रोडक्ट आपको ज्यादा एनर्जी दिखेगा, रिएक्टेंट आपको कम एनर्जी दिखेगा। अब यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग ग्राफ बनाए इसका, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, तो यहाँ पे एक ग्राफ हम ऐसा बना सकते हैं, ये वापस आपको वही हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है बच्चों, ये प्रोग्रेस होगा और ये हमारा एनर्जी होगा। अब देखिए यहाँ भी अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक रिएक्शन मान लें तो इसका भी तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, ये सॉरी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिसको बिना टच किए हुए कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब देखिए प्रोडक्ट आपको ज्यादा एनर्जी पे दिखाना होगा, तो हम मान लेते हैं बच्चों की रिएक्टेंट का ये एनर्जी लेवल है, ये किसका एनर्जी लेवल है, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट इससे कहीं ज्यादा रहे होंगे, तो मान लीजिए हम इस लेवल पे प्रोडक्ट को दिखा दे रहे हैं। अब सोचिए ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा, जब इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, इतना एनर्जी गैप है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इतना एनर्जी गैप है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और चूंकि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये इतना जैसे एनर्जी देंगे इस रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और ये वाला वापस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा ग्राफ आएगा और वापस ये वाला जो होगा बच्चों वो ई ए बैकवर्ड हो जाएगा। अब ये वाला जो वापस गैप कहलाएगा, ये एनर्जी गैप को क्या हम डेल्टा एच बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कारण क्या है कि ये एनर्जी गैप जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का गैप है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के गैप को ही हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा एच निकालते हैं, क्या निकालेंगे बच्चों, डेल्टा एच निकालते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब फिर से यही बात होगा कि ये एनर्जी गैप हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस एनर्जी गैप में इसको घटा देंगे तो भी आ जाएगा। अब बात फिर से आएगा कि किसको किस में घटाएं, तो चूंकि हम इंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आएगा तो तभी जब हम लोग ज्यादा वाले में किसको घटाएंगे, कम वाले को घटाएंगे बच्चों। तो अब यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं कि ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया कि कभी भी
इससे क्या पता चला बच्चों, दैट इज फॉर एक्सो और इंडो, एक्सो और इंडो, कोई भी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो या बच्चों इंडोथर्मिक हो, अगर आपको उस रिएक्शन का डेल्टा एच, उस रिएक्शन का डेल्टा एच, अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का जानना हो, के टर्म में जानना हो, तो वो हमेशा एक ही होता है। सब में आपको क्या करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी में बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना बच्चों, माइनस कर देना, तो रिएक्शन का क्या आ जाएगा, इंथैल्पी आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, इसके ऊपर सवाल भी आता है बच्चों। आपको क्या करेगा, रिएक्शन का फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, बैकवर्ड का दे देगा, और कहेगा बताइए इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये एक्सो हो या इंडो हो, सब में इतना ही काम करना बच्चों। तो ये हमारा ग्राफ हो गया एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो आप इसमें सवाल अगर देखना चाहें तो इसका सवाल कैसा होगा, तो पहला तो ग्राफ आपको बना के दे देगा और कहेगा बताइए एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। तो इसको आप कैसे पहचान लेंगे बच्चों, कि एनर्जी देखेंगे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा दिखाया हुआ रिएक्टेंट से तो इंडोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा हो गया प्रोडक्ट से तो एक्सोथर्मिक। उसके बाद अगर आपको वहां पे एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करना हो बच्चों, तो हमेशा रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है जिसको हम लोग एक्टिवेशन ये ईटी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, उसके बीच के गैप को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे फॉरवर्ड का। फिर से प्रोडक्ट और ईटी के बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन का। तो इस तरीके से हमारा इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। देखिए फॉर्मूला बच्चों, फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, तो आपको पूछेगा रिएक्शन का डेल्टा एच बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बच्चों चलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन जो आएगा वो क्या आता है, तो आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अब हमारा नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बच्चों, ये है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है बच्चों। एक्चुअली ये क्या आपका पता है, ये इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, ये हमें बताता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आर्हेनियस इक्वेशन हमारा क्या है, तो अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार क्या बताया गया था। आर्हेनियस के अनुसार ये बताया गया था कि ये ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को काउंट किया था जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल था या फिर उससे ज्यादा था। जैसा कि देखिए हम लोग इस पेज पे आए, अगर फर्स्ट पेज जो था हमारा बच्चों, इस पे अगर हम लोग चले, ये वाला जो था ना फ्रैक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो फ्रैक्शन था बच्चों, इसका एनर्जी क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी इसके इक्वल है या तो ज्यादा है। तो ये जो फ्रैक्शन था ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी का आर्हेनियस ने क्या किया, वैल्यू निकाला कि अगर हम एक पार्टिकुलर रिएक्शन लेते हैं, उसका अपना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है, उस रिएक्शन का एक फिक्स टेम्परेचर है, तो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे वहां पे आते हैं जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए बच्चों। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को वो कैलकुलेट किया मैथमेटिकली, और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग यही लिखेंगे कि आर्हेनियस का काम क्या था बच्चों, तो ये हमारा ये बताया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये किसके बारे में कैलकुलेशन किया बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which has equal or greater energy than threshold energy थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का संख्या जब उसने काउंट किया तो वो कितना रहा था बच्चों,
वो संख्या आ रहा था इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू e टू द पावर, ये क्या बच्चों, e टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, e टू द पावर माइनस ए बटा आर टी। यही बच्चों वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था कि एक फिक्स टेम्परेचर पे जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ये मान लेते हैं, तो उसमें कितना फ्रैक्शन ऐसा होता है मॉलिक्यूल का जिसका एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए बच्चों या उससे ज्यादा हो जाए, तो ये फ्रैक्शन इतना था। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये अगर हम लोग फ्रैक्शन को एफ से दिखा दें, एफ हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी या तो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल है या उससे ज्यादा है, उसका संख्या कितना गया बच्चों, e टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया बच्चों। और यही फ्रैक्शन से हम लोग रिएक्शन के रेट को डिफाइन करते हैं। और ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद आर्हेनियस ने ये बताया कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है बच्चों, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, at a fixed temperature is directly proportional to directly proportional to FOM, FOM का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which has greater energy, greater और इक्वल भी लिख सकते हैं हम, greater और इक्वल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हीटिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दैट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रैक्शन, कौन से फ्रैक्शन, जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा, वो फ्रैक्शन तो ये बच्चों, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। और इसी को अगर हम लोग बच्चों लिखें तो ये आ जाएगा k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये क्या आ जाएगा बच्चों, e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये आ रहा हमारा e टू द पावर माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब यहाँ r के बदले में k क्यों लिख रहे बच्चों, या आप इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये आपको मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। यही हमारा आर्हेनियस का इक्वेशन है बच्चों, जिससे हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट पता करते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे r के बदले में k इसलिए कर दिए हैं, थोड़ा सा इधर आपको समझा दे रहे हैं कि r जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब सोचिए कंसंट्रेशन में चेंज आप कर नहीं रहे हैं, टेम्परेचर में आप चेंज कर नहीं रहे हैं, तो अगर कंसंट्रेशन में हम लोग चेंज नहीं करते, कांस्टेंट रखते, देखिए बच्चों r जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k ही तो होगा, तो जिसका r प्रोपोर्शनल होगा उसका k भी प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन जो है बच्चों वो किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये भी आर्हेनियस इक्वेशन ही है बच्चों, लेकिन ये किस फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहाँ पे k क्या है, a क्या है, तो k के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, k यहाँ से आ रहा है। इस इक्वेशन में k क्या था, रेट कांस्टेंट, इसका मतलब ये रेट कांस्टेंट हुआ बच्चों। ये तो आ गया ऐसे। अब a क्या है, तो a को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर। ठीक है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो ये बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे। तो अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें इसका, तो इसी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना होगा दोनों साइड। तो अगर हम लोग इन द फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास है k इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए ए डिवाइडेड बाय आर टी। तो इसमें दोनों साइड आप क्या करते हैं बच्चों, लॉग ले लें, तो ये हो जाएगा लॉग k। ठीक है, बराबर, तो यहाँ पे आप करेंगे लॉग
दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब इसको लॉग का फॉर्मूला से सॉल्व कर दे बच्चों, ये हो जाएगा लॉग के बराबर, देखिए लॉग ए इंटू बी हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए, और प्लस लिखेंगे लॉग, प्लस क्या लिखेंगे लॉग ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखिए लॉग है ये, ठीक है, बेस ई है, तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि आप ऐसा करें, ई को हटाने के लिए लॉग मत लें, इसको एल एन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं एल एन लेते हैं, एल एन लेने से हमारा काम हो जाएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। इसको पहले क्या करें, हमारे पास क्या था, ये k इज इक्वल्स टू है a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ठीक है। इसमें हम क्या करें, बेस e का लॉग लें, ठीक है, ln k ले लेते हैं, तो ये ln k बराबर क्या आ जाएगा ln, ये आ जाएगा आपका a इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बटा आर टी। इतना सबको समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लॉग का फॉर्मूला आप लगा देंगे, लॉग का अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ये आ जाएगा एल एन की इज इक्वल्स टू लॉग ए इंटू डी का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा एल एन ए प्लस हो जाएगा एल एन ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब यहाँ से और हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, तो ये एल एन के इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चों एल एन ए, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इसका बेस भी ई है, आर्गुमेंट भी ई है, तो ये बच्चों लॉग का जो आर्गुमेंट का जो पावर होता है लॉग में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बटा आर टी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बटा आर टी, और एल एन क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब अगर हम इसको लॉग में चेंज करें, तो ये आ जाएगा 2.303, ये आ जाएगा बच्चों लॉग ऑफ के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 2.303, ये आ जाएगा इधर से 2.303, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस कितना हो गया बच्चों, ई ए बटा आर टी, ये कितना हो जाएगा ई ए बटा आर टी। दोनों साइड क्या करें हम डिवाइड कर दें इसको, ये आ जाएगा लॉग के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ए माइनस ये हो जाएगा ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आरटी, 2.303 आरटी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन आ गया, यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यही क्या बच्चों हमारा इसका, ये सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन आ गया, ये हमारा क्या हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म का इक्वेशन आ रहा बच्चों, इसको सही से लिख दें। अब यहाँ से आ रहा था हमारा बच्चों कितना, log k इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस ये कितना गया ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, ठीक है। ये हमारा बच्चों हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। ये इक्वेशन को आप याद रख सकते हैं, इसी से हमारा सवाल बनेगा बच्चों, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म का इक्वेशन हो गया। अब इसमें के जो है बच्चों, वो के के बारे में मैं आप लिख देते हैं, के है हमारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं एरहेनियस पैरामीटर, आरहेनियस पैरामीटर, या इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका बहुत सारे नाम होते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इस इक्वेशन में ये क्या होगा बच्चों, ये तो हम लोग को पता है, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, आर इसमें क्या बच्चों, आर वही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है गैस कांस्टेंट होगा,
लेकिन इसका वैल्यू बच्चों क्या लेंगे, इसका वैल्यू आर बराबर क्या होता है 8.314 भी होता है किलो जूल पर मोल पर केल्विन में, ठीक है। और आर बराबर कैलोरी में भी होता है 2 कैलोरी, ठीक है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। लेकिन अब ये किलो जूल में लेना है या कैलोरी में लेना है वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी जिस यूनिट में रहेगा बच्चों आपको उसी यूनिट में इसको भी लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और टी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, ये सब एक दूसरे से रिलेट हो चुके हैं बच्चों। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, फिर से हम लोग इसके ऊपर कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है।